मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पेट के रिगार्डिंग हमने दूसरा चैप्टर उठाया है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जैसा सिलेबस में डिस्कस किया था कि कुछ चैप्टर आपको कहाँ से नंबर कलेक्ट करने हैं, तो उसके तहत हमने सबसे पहले इतिहास विषय को उठाया है। और इतिहास में हमने वो चैप्टर उठाया है जो कि सिंगल है, मतलब जिसके बारे में हम एक दिन में ही क्लियर कर सकते हैं। तो इसके तहत आज हमने जो दरवाजा उठाया है वो हर्षवर्धन उठाया है। तो इनके बारे में ज़्यादा थोड़ा सा पहले आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आपको इनके बारे में हम पहले बता रहे हैं, तो आप इनके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद आप अपना पेन उठाइएगा और फिर एक बार वीडियो आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद आराम से इनको लिख लीजिएगा। और हाँ, और कोशिश करिएगा कि आपको वीडियो देखने के बाद ही पूरा मैटर क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप वीडियो 4 बार देख रहे हैं और देख ही रहे हैं या लिख रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करिएगा। पहले आराम से वीडियो देखिएगा, समझिएगा। तो हम ऐसा मैटर आपको बता रहे हैं जो कि आपके काफ़ी काम का है, तो आराम से उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद आप उसको नोट डाउन करना शुरू करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन के बारे में, क्योंकि बेटा सिंगल टॉपिक था। इनके साथ में हर्षवर्धन के अलावा हमको और कोई शासक नहीं पढ़ना है इस वंश का, तो हमने सोचा जो पहले सिंगल टॉपिक है उसको क्लियर कर देते हैं। तो जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। पुष्यभूति वंश का ये ऐसा शासक था जिसने लगभग पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। तो पुष्यभूति वंश का यह शासक था। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति नामक व्यक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्धन वंश से पहले इस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं, अदरवाइज ये पुष्यभूति वंश है। तो ऐसा माना जाता है इस वंश से पहले पूरे भारत में गुप्त साम्राज्य था। ऐसा माना नहीं जाता है, इससे पहले जो पूरे भारत में साम्राज्य था वो गुप्त साम्राज्य था। तो जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम आपको बाद में बताएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का शासन पूरे भारत पर था। गुप्तों की जो शासन शैली थी वो पूरे भारत में फैली हुई थी। लेकिन उसके साथ एक चीज और थी जो कि बहुत जानने वाली है। वो ऐसा है, जो गुप्त साम्राज्य था ये सामंतवादी था, क्योंकि चूंकि ये पूरे भारत पर शासन करते थे, तो ये पूरे भारत पर अकेले तो राजा घूम घूम के शासन कर नहीं सकता है। तो जो गुप्त साम्राज्य था उसने अपने शासन को सामंतों में बांट रखा था। उसने कई जगह पर अपने सामंत बिठा रखे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई भी व्यक्ति अगर उत्कर्ष पे होता है तो कभी ना कभी वो नीचे जरूर आता है। ऐसे ही गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे जब पतन होना शुरू हुआ, तो जब उसका पतन होने लगा तो उनके जो सामंत थे वो शक्तिशाली होने लगे। सामंत शक्तिशाली होने लगे और जैसे जैसे सामंत शक्तिशाली होने लगे, उन्होंने अपना अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप आगे भी पढ़ेंगे, अगर उत्तर भारत में हम देखें तो एक पुष्यभूति वंश था, दूसरा गौड़ शासक था, तीसरा मालवा नरेश थे, और ऐसे ही कामरूप का शासक था। तो ऐसे हमको उत्तर भारत में कई शासक मिले, और ऐसे ही दक्षिण भारत में चोल थे, पांड्य थे, चेर थे। तो कई शासक हमको दक्षिण भारत में मिलेंगे। तो हुआ क्या, जब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, माना जाता है कुमारगुप्त के बाद, क्योंकि कुमारगुप्त के बाद कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो इन सामंतों को एकजुट रखता। तो इन सामंतों ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया। अब जब इन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया, तो सीधी सी बात है, जब दो व्यक्ति आपस में बढ़ते हैं तो उनके बीच तकरार होती है। तो ऐसा ही कुछ इधर शुरू हुआ। तो जब कई राज्यों में तकरार होने लगी, तो उनमें कोई तो शक्तिशाली हो गई होगा। तो उनमें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो था वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। इस वंश का जो निर्माता माना जाता है, जो संस्थापक माना जाता है, वो पुष्यभूति माना जाता है। पुष्यभूति के बाद बेटा अनेकों राजा हुए, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है और बहुत ज्यादा उनके बारे में बुक्स में नहीं दिया है, तो इनके बारे में ना जान के हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अनेकों शासक हुए, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके बाद एक शासक हुआ जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक बड़ा था, उसका नाम राज्यवर्धन था, और जो इनकी बेटी थी उनका नाम राज्यश्री था। चूंकि एक जैसे नाम है तो इनको एक जैसे याद रखना। बेटे का नाम राज्यवर्धन और जो उनकी पुत्री थी उनका नाम था राज्यश्री। इनका एक और पुत्र था, उनका नाम था हर्षवर्धन, जिनको कि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चूंकि इनके बारे में पूछा गया है, तो प्रभाकर वर्धन पुत्री है, तो पुत्री का विवाह भी इन्होंने किया। तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया मौखरी राजवंश में।
मौखरी राजवंश में इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया, जो कि कन्नौज के शासक थे। इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी राजवंश में किया, जो कि कन्नौज के शासक थे और यहाँ के राजा थे ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। इसके उपरांत इन्होंने, चूंकि प्रभाकर वर्धन काफी उम्र इनकी हो गई थी, तो इन्होंने अपने साम्राज्य को अपने बेटे राज्यवर्धन को ट्रांसफर कर दिया कि अब भाई अपना साम्राज्य संभालो और मेरी उम्र हो गई है। तो उधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु है और इधर राजश्री का विवाह हो चुका था। उसके बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और जो साम्राज्य था पूरी तरीके से राज्यवर्धन के हाथों में आ गया। अब जब साम्राज्य राज्यवर्धन के हाथों में आ गया तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। माना जाता है लगभग ये नियर अबाउट 605 ईस्वी का समय था, जो कि बेटा सन पूछे नहीं जाते हैं और हम आपको जो क्लियर सन होगा वो क्लियर बता देंगे। तो ये 605 ईस्वी के लगभग का समय था जब राज्यवर्धन के हाथ में शासन था और राजश्री का विवाह हो चुका था। तो हुआ क्या, अब चूंकि ये कन्नौज का शासक था, जैसा कि आप देखते हैं जो कन्नौज है वो आपका काफी बढ़िया गंगा का क्षेत्र आता है, उधर बहुत बढ़िया उनके पास उत्पादन रहता है। जब उत्पादन बढ़िया रहता है तो राज्य को कर बहुत अच्छा मिलता है और जब कर बहुत अच्छा मिलता है तो राज्य समृद्ध होता है। तो वहीं पर दो और शासक थे, एक शासक था मालवा का और दूसरा शासक था मालवा का और दूसरा था गौड़ नरेश शशांक। तो वहां पर दो शासक थे, एक तो मालवा नरेश था और दूसरा शासक था गौड़ नरेश शशांक। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, तो उसमें जो मेन पॉइंट था वो था शशांक का। जो ये शशांक था ये गौड़ नरेश था। तो जो सबसे ज्यादा वहां पर मेन पॉइंट था ये याद रखना शशांक का था। शशांक ने किया क्या, मालवा का जो राजा था उसने मालवा के राजा से कहा ऐसा करते हैं मौखरी वंश पर हम आक्रमण करते हैं और वहां के साम्राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। तो चूंकि अब जब आप अब लोग उस टाइम विवाह क्यों करते थे, जिससे कि दूसरे राज्यों में, कि जिससे हमारे उनके साथ संबंध अच्छे हो गए। तो जब शशांक ने गौड़ नरेश शशांक ने मालवा नरेश से कहा कि ऐसा करते हैं इधर हम अटैक करते हैं, तो उन्होंने अटैक किया और वहाँ के राजा की उन्होंने हत्या कर दी। जब ग्रहवर्मन की हत्या हो गई और जो राजश्री थी वो विडो हो गई, तो जब ये समाचार राज्यवर्धन को मिला तो अब चूंकि भाई था तो उसको बुरा लगना जायज था, तो उसने तुरंत वहाँ से एक बड़ी सी सेना ली और उसने तुरंत कन्नौज की तरफ आगमन किया कि चलो कन्नौज की तरफ हम प्रस्थान करते हैं और देखते हैं भाई वहाँ की क्या हाल है और कैसे क्या हो गया। तो जब वहाँ आया तो यहाँ पहुँचने पर इसने मालवा नरेश की तो हत्या कर दी, मालवा नरेश को मार दिया। जब इसने मालवा नरेश को मार दिया तो शशांक जो कि गौड़ नरेश था, इसने इसको अपने दरबार में बुलाया राज्यवर्धन को, कहा कि आप मेरे दरबार में आइए, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और कुछ भी उसने बताया और उसने शशांक को अपने दरबार में बुलाया। जब उसने शशांक को उसको राज्यवर्धन को अपने दरबार में बुलाया, शशांक ने जब राज्यवर्धन शशांक के दरबार में पहुंचा तो इसने वहां बुला के अपने दरबार में राज्यवर्धन की हत्या करा दी। उसने वहां पर राज्यवर्धन को मरवा दिया। अब जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई तब ये समाचार जब हर्षवर्धन को मिला, तो चूंकि वो काफी कम एज का लड़का था, 16 साल का रहा होगा, तो उसको बड़ा भाई उसको आघात पहुंचा कि मतलब पिताजी मेरे पहले एक्सपायर हो गए, बहनोई भी मार दिए गए और जो मेरे बड़े भाई थे उनकी भी हत्या हो गई। तो पहले तो उसकी समझ में नहीं आया क्या करना है, लेकिन चूंकि उस टाइम जो राजा के सबसे अच्छे सहयोगी होते थे वो माने जाते थे, कि जो वहाँ के पुरोहित हैं वो माने जाते थे। तो उन्होंने उसे समझाया कि ऐसा है कि अब तुम्हारा भाई भी नहीं बचा है तो साम्राज्य तो तुम्हें ही देखना है, इतना बड़ा साम्राज्य है तो ऐसा कैसा चलेगा। तो उन्होंने उसको काफ़ी समझाया। तो हर्षवर्धन को समझ में आया कि नहीं, मेरा साम्राज्य चलाना भी मुझे ही है। तो एटलीस्ट उसने अपना राज्याभिषेक कराया जयशीलादित्य के नाम से। अपना से राज्याभिषेक कराने के बाद फिर उसने अपनी सेना संगठित की और इसने मालवा इधर शशांक नरेश पर आक्रमण कर दिया। जब उसने शशांक नरेश की तरफ आक्रमण किया तो शशांक नरेश को तो उसने हरा दिया, लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि राजश्री जो थी, जिनको शशांक नरेश ने जिसको शशांक ने कैद कर रखा था, वो भाग चुकी थी। उसको ये भी काम करना था, अपनी बहन को ढूंढना था, काफी कुछ काम करना था। तो पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश था इनका। ये पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक थे। थोड़ा सा लिख लेते हैं, अदरवाइज ज्यादा मैटर हो जाएगा, हम बताते ही रहेंगे। ये पुष्यभूति वंश का काफी प्रतापी शासक था। पुष्यभूति वंश या इसको कहते हैं वर्धन वंश। इनके पिता का नाम हर्षवर्धन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। इनके
पिता का नाम और प्रभाकर वर्धन था, और इनकी माता का नाम यशोमती है। मतलब अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन और यशोमती के पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन मतलब प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो इनके बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन के बाद इनकी जो पुत्री थी उनका नाम राज्यश्री था, और फिर जो इनका पुत्र था उनका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी मृत्यु के बाद राज्यवर्धन को राजा बनाया। प्रभाकर वर्धन ने अपने उपरांत राज्यवर्धन को राजा बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि उस टाइम जो साम्राज्य था वो अगर मतलब लायक है तो बड़े बेटे को ही दिया जाता था। तो उन्होंने राज्यवर्धन को राजा बनाया। और अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ किया। उन्होंने अपनी जो बेटी का विवाह था वो मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ किया। मौखरी नरेश बेटा यहीं पर लिखे ना, कन्नौज का क्षेत्र था ये, आज भी है जैसा कि आप लोग जानते हैं। मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ किया। इसके उपरांत प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। तो नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम रुके हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, मौखरी नरेश के साथ में 2 और राज्य थे। तो मौखरी वंश के पास में 2 और राज थे। मौखरी वंश था, वहीं पर एक साम्राज्य था मातवा का, और वहीं पर एक साम्राज्य था गौड़ नरेश। तो गौड़ नरेश जो था उसका नाम शशांक था, और जो मालवा नरेश था उसका नाम देवगुप्त था। तो इन दोनों ने मिलकर, मतलब शशांक ने बोला देवगुप्त से कि अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम दोनों मिलके मौखर पर आक्रमण कर सकते हैं। इन्होंने मौखर पर आक्रमण किया। तो आगे लिख लेते हैं। शशांक ने मालवा नरेश देवगुप्त के साथ मिलकर शशांक ने मालवा नरेश देवगुप्त के साथ मिलकर मौखरी नरेश मतलब बोले तो ग्रहवर्मन की हत्या करा दी। ग्रहवर्मन की हत्या करा दी। जब इनकी हत्या हो गई, ग्रहवर्मन की हत्या करा दी, तो इनकी मृत्यु के उपरांत जब ये समाचार भाई राज्यवर्धन को मिला, तो राज्यवर्धन जो कि सीधी सी बात थी, उनकी बहन की पति की हत्या कर दी गई थी। तो उन्होंने इस समाचार को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने तुरंत एक बड़ी सी सेना ली और उन दोनों पर आक्रमण कर दिया। तो ये समाचार के बाद इस समाचार के बाद राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने इसकी तो हत्या कर दी, लेकिन चूंकि ये था कि जो मास्टरमाइंड था वो तो शशांक था। तो शशांक ने देखा कि मतलब ये तो काफ़ी बड़ी सेना लेके आ गया। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर फिर कूटनीति की। उसने खुद को बचाने के लिए इसको अपने दरबार में बुलाया। शशांक ने राज्यवर्धन को अपने दरबार में बुलाया। राज्यवर्धन को अपने दरबार में बुलाकर
अपने दरबार में बुलाकर धोखे से उसकी हत्या करते हैं। अब हुआ क्या, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि ये जो उनके जो प्रभाकर वर्धन थे, उनका जो बड़ा पुत्र था, उनको भी मार दिया गया और उनके दामाद को भी मार दिया गया। अब वो बचे हर्षवर्धन, क्योंकि उनकी सिस्टर तो विडो हो गई और जो मौका नरेश थे उनको तो इन्होंने मरवा दिया। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये समाचार जब हर्षवर्धन को मिला तो काफ़ी परेशान हो गया। ऐसा माना जाता है कि जब हर्षवर्धन का जन्म हुआ था तो उनके राजपुरोहित थे, जब हर्षवर्धन का जन्म हुआ था तो इनके राज्य पुरोहित थे, नाम था उनका तारक। कभी कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप काफ़ी हाई लेवल का एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं। इनके राज पुरोहित थे तारक। उन्होंने इस चीज़ की भविष्यवाणी की थी कि जो हर्षवर्धन है ये बहुत बड़ा, मतलब ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अच्छा ये बताओ, कोई बता सकता है कि महात्मा बुद्ध के बारे में अगर कोई जानता हो तो कमेंट करना कि किसने महात्मा बुद्ध के बारे में कहा था कि महात्मा बुद्ध या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े तपस्वी बनेंगे। देख लेते हैं, क्योंकि उनको भी कभी कभार पूछ लेता है, क्योंकि उनके जन्म के बाद जो भविष्यवाणी राजपुरोहित ने की थी महात्मा बुद्ध के, तो उनको भी उसने पुरोहित जी ने बता दिया था कि या तो अगर समय का चक्र अच्छा रहा तो या तो ये बहुत बड़े पुरोहित, बहुत बड़े राजा बनेंगे, मतलब कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, अदरवाइज ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो अपना कमेंट में देख लेना और हमको कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तारक थे, इन्होंने हर्षवर्धन के जन्म के समय इस चीज़ की घोषणा की थी कि ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो ये चीज़ जो वहाँ के पुरोहित थे, काफ़ी बढ़िया व्यक्ति थे, तो उन्होंने हर्षवर्धन को समझाया कि चूंकि भाई की मृत्यु से, बहनोई की मृत्यु से और पिताजी की मृत्यु से हर्षवर्धन ऑलरेडी बहुत टूट चुका था। 605 ईस्वी के लगभग की बात थी जब उनके भाई की मृत्यु हुई। तो अगर हर्ष को देखें तो हर्ष का जो शासन काल रहा है वो रहा है 606 से 647, नियर अबाउट इन्होंने 41 साल शासन किया। काफी प्रतापी शासक थे। उत्तर भारत के अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं, लेकिन श्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद भी कई शासक थे, लेकिन माना इन्हीं को जाता है कि उत्तर भारत का अंतिम प्रतापी हिंदू शासक। तो आप हर्षवर्धन को टिक करिएगा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए। तो हुआ क्या, जब जो हर्षवर्धन का शासन काल है वो 606 से 647 है और जो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था वो 590 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर जन्म हुआ, यहाँ इन्होंने शासन किया। तो बेशक से आप देख रहे हैं, सिर्फ एक 16 साल का लड़का है जिसके आस पास कुछ भी नहीं बचा है, तो उसका बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा बेचैन होना बनता है। तो उनके राजपुरोहित ने इन्हें समझाया कि चूंकि इस चीज़ की भविष्यवाणी तुम्हारे जन्म होते ही हो चुकी है कि एक तुम बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने हो, तो तुम्हें डर किस चीज़ का है, जब पहले से ही तुम विधान में तुम्हारे हिस्से में ये लिख रखा है कि तुम्हें आगे चल के बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनना है। तो इन्होंने हर्षवर्धन जो कि काफ़ी हताश हो चुके थे, इन्होंने उनके जो पुरोहित थे उन्होंने काफ़ी हिम्मत बताई कि आप ऐसा करिए, आप टूटिए मत बिल्कुल भी, बाकी हर कोई आपके साथ है। तो फिर इन्होंने शुरू किया अपना भाई राजकाज। तो सबसे पहले इनके साथ दिक्कत ये थी, सबसे पहले तो इन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना था। तो इनको तो सबसे पहले अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना था। अपनी बहन, जो इनकी बहन थी राजश्री, उनको भी ढूंढना था, क्योंकि वो भी, उनका भी अता पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है। माना जाता है उनको शशांक ने कैद कर रखा था, लेकिन वो कहाँ है इनका उस चीज़ की कोई भी जानकारी इनके पास नहीं थी। तो हुआ भाई, इनका भी अब साम्राज्य शुरू हुआ। तो सबसे पहले हर्ष ने किया क्या, सबसे पहले इसने गौड़ नरेश पर आक्रमण कर दिया। गौड़ नरेश पर आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी। और इन्होंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। वहीं पर बेटा ऐसा माना जाता है कि वहीं पर एक राजवंश था कामरूप। उर्ली आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है। वर्तमान में इसको असम मान के चलते हैं। कामरूप था असम। तो यहाँ के
शासक ने, जब इन्होंने देखा कि ये जो हर्षवर्धन है इधर बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, तो इन्होंने हर्षवर्धन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसको हर्षवर्धन ने हर्ष स्वीकार कर लिया। तो ये जो कामरूप थे, इन्हीं के यहाँ एक ये मान के चलिए इनके यहाँ थे या यहाँ वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु थे, दिवाकर मित्र। तो बेटा यहाँ पर लिख लिया। और दिवाकर मित्र, दिवाकर मित्र बेटा बौद्ध भिक्षु थे। दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को ढूंढ निकाला। ऐसा था जब उनके हस्बैंड की हत्या हुई थी, तो जब उनके शशांक नरेश की कैद से छूट पाई तो वो विंध्याचल की ओर चली गई थी और वो वहाँ सती होने जा रही थी। लेकिन जब तक ये सती होती तब तक वहाँ पर हर्षवर्धन ने पहुंचकर अपनी बहन की जान बचा ली थी। तो एक चीज़ देख लेते हैं, ये कामरूप यादव था। अगर कभी कभार पूछ ले कि किस राज्य को पहले कामरूप कहा जाता था, तो असम को कहा जाता था। तो इनको भी याद रखना, दिवाकर मित्र को, क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने किस बौद्ध भिक्षु की सहायता से अपनी बहन को खोजा था। भले ही पेट में ना पूछो, लेकिन मैटर इतना बढ़ गया है कि आपके हर एक एग्जाम के काम आ सकता है। तो ये जो दिवाकर मित्र थे, बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने हर्षवर्धन की सहायता की कि नहीं, हम आपकी सहायता करेंगे और आप अपनी बहन को ढूंढ लीजिए। एक पॉइंट और हमने यहाँ पर आपको बताया है, बहुत अच्छे से समझ लेना। गौड़ नरेश शशांक, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इनके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो गौड़ नरेश शशांक है, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेना, जिनको इन्होंने हर्षवर्धन ने मार दिया। तो ये गौड़ नरेश शशांक बेटा ये कट्टर हिंदू था, ये कट्टर हिंदू था, अशैव धर्म, शैव का उपासक था। ये बौद्ध धर्म से इतना ज़्यादा नफरत करता था, बहुत ज़्यादा नफरत करता था कि जहाँ पर जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसने इस वृक्ष को कटवा दिया। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बौद्ध धर्म से नफरत करता था। उसने इस बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था और साथ ही इसने वहाँ पर भगवान बुद्ध के जो चरण बने हुए थे शिला पर, उसने इस शिला को भी गंगा में फेंकवा दिया था। इस मतलब पत्थर को भी उसने गंगा में फेंकवा दिया था। तो आप समझ सकते हैं जो गौड़ नरेश शशांक था वो किस टाइप का था, बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू था वो। तो चूँकि हर्षवर्धन थे तो हिंदू, लेकिन ये कट्टर नहीं थे। और जब इनकी उसने सहायता की दिवाकर मित्र ने, तब से इन्होंने सभी धर्मों को सम्मान देना शुरू कर दिया था। वैसे भी काफ़ी बढ़िया शासक थे। अब इन्होंने अपनी बहन को ढूंढ निकाला। अब यहाँ से आप हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अपनी बहन को इन्होंने खोज लिया। अब दिक्कत ये है, इनकी जो हर्षवर्धन थी, जो पुष्यभूति वंश की राजधानी रही थी, जो पुष्यभूति की राजधानी रही थी वो थी थानेश्वर वर्तमान हरियाणा। लेकिन अब इनकी जो बहन का विवाह हुआ था, इनकी बहन थी कन्नौज में। तो जैसा कि मैप नहीं बना सकते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत होता है, तो आप खुद समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ थानेश्वर और कहाँ कन्नौज। तो अब इन दोनों का शासन किसी एक जगह से नहीं हो सकता था। तो हर्षवर्धन ने किया क्या, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और अपनी यहाँ पर कन्नौज में इसने अपनी बहन को शासिका बनाया और खुद इनके संरक्षक बन गए। उन्होंने कहा कि मतलब अपने सिस्टर से आप शासन संभालिए, बाकी तो हम देख ही रहे हैं। अब आपने देखा कि हर्ष ने सबसे पहले भैया मालवा तो पहले ही इनके कब्जे में था। मालवा के बाद इन्होंने गौड़ नरेश को भी साइड में कर दिया। जो कामरूप थे उन्होंने पहले इनके साथ हाथ मिला लिया। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो पूरा का पूरा उत्तर भारत इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। इन्होंने पूरा उत्तर भारत को अपने कब्जे में कर लिया। अब जब इनका पूरा उत्तर भारत इनके कब्जे में आ गया तो इन्होंने सोचा क्यों ना अब दक्षिण भारत की तरफ रुख किया जाए। अब तो ये जब दक्षिण भारत की तरफ पहुंचे तो दक्षिण भारत में उस टाइम जो राजा था वो राजा था पुलकेशिन द्वितीय। देख लेते हैं उनके बारे में। अब हर्ष ने उत्तर भारत पर पूरा कब्जा कर लिया, अपनी बहन को शासिका बनाया और खुद उनके संरक्षक बन गए। अब
यहाँ पर इतना काम करने के बाद अब इन्होंने दक्षिण भारत का रुख किया। इन्होंने सोचा कि उत्तर भारत तो हमको मिल ही गया, दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं। दक्षिण भारत जाने के लिए इनको सबसे पहले पार करना था नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी को पार करना था। और नर्मदा नदी के उस भाग में एक बहुत ही प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय इनकी रास्ता देखा था। और भाई चले और उसने भी इनके बारे में काफी कुछ सुन रखा था कि उत्तर भारत में एक प्रतापी शासक है, हर्षवर्धन नाम है उनका। तो जब भाई इन्होंने देखा कि अब उत्तर भारत तो पूरा का पूरा मेरे कब्जे में आ गया है, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर जो बेटा शासक था पुलकेशिन द्वितीय था, वातापी के चालुक्य थे बेटा ये, बादामी या वातापी के चालुक्य, ये चालुक्य नरेश था। इनकी राजधानी बादामी थी। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये जो बादामी का क्षेत्र आ रहा है ये बीजापुर कर्नाटक में आ रहा है। तो ये भी चूंकि काफी बड़ा काफी प्रतापी शासक था, तो हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार किया। उस टाइम भाई ये तो होता नहीं था कि नहीं आपके पास बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार हैं तो आप तुरंत नदी पार कर गए, तो ऐसा तो कुछ नहीं था, काफ़ी टाइम लग जाता था। तो उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया और नर्मदा नदी को पार कर जब ये दक्षिण भारत पहुँचे, दक्षिण भारत पहुँचने पर इनका एक दूसरे प्रतापी शासक से सामना हुआ, पुलकेशिन द्वितीय। जब नर्मदा नदी के तट पर इनका पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ तो हर्षवर्धन वहाँ पर था, हर्षवर्धन हार गया। अब इस चीज़ की जानकारी, चूँकि बाकी चीज़ों की जानकारी तो हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन इस चीज़ की जानकारी आप यहीं पर लिख लीजिए। तो अब हर्षवर्धन हार गए, तो अब कोई भी हर कोई अपने राजा की बड़ाई तो करता है, लेकिन उसकी हार तो कोई नहीं बताता है। जीत तो हर कोई बताता है, यहाँ जीते वहाँ जीते वहाँ जीते, लेकिन जब नंबर हारने का आता है तो कोई नहीं बताता है। तो इस चीज़ की जानकारी हमको एगोल अभिलेख से मिलती है। एगोल अभिलेख ये संस्कृत का अभिलेख है। एगोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, जो कि संस्कृत का अभिलेख है और इसको रवि कीर्ति ने लिखा है। ये भैया पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। एक चीज और याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय भी सभी को आदर सम्मान देता था। चूंकि ये था तो दक्षिण भारतीय, लेकिन तब भी ये संस्कृत को उतना ही सम्मान देता था जितना कि उत्तर भारत वाले देते थे। तो हुआ क्या, रवि कीर्ति ने जो अपनी संगम काल का वगैरह भाषाएं चलती थी, तो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में संस्कृत का प्रकांड पंडित था, उसने एगोल अभिलेख में ये जानकारी दी कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के प्रतापी शासक हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो चूंकि इस चीज की जानकारी हमको इधर से नहीं मिलती है, इधर से इसकी जानकारी न मिलने का एक रीजन और भी है, क्योंकि यहाँ जिसने भी लिखा, जैसे बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, तो उन्होंने भी इसमें सिर्फ हर्षवर्धन की बड़ाई ही की है। वैसे आगे बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये हार गए तो फिर ये वापस आ गए। अब भाई ये वापस पहुंचे तो अब इन्होंने अपना राजकाज संभालना शुरू किया। उसके बाद भी इन्होंने काफी काम किए, जो जान लेते हैं। तो हर्ष के साम्राज्य की जानकारी देख लेते हैं। हर्ष के साम्राज्य की जानकारी सबसे पहले तो हमको मिलती है बाणभट्ट हर्षचरित से। तो बेटा ये 8 भाग में विभक्त है, इससे ज़्यादा नहीं इसके बारे में जानना है, इतना है ना। ये 8 भाग में या 8 अध्याय में है। तो अगर पूछे तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन देख लेते हैं। तो तीन अध्याय में बाणभट्ट ने स्वयं के बारे में बताया था, और जो रिमेन 5 बचे उनमें उसने हर्ष की जानकारी दी कि उनका साम्राज्य कैसा था, शासन कैसा था, क्या कुछ था। यहीं पर हर्ष चरित्र में बाणभट्ट ने बताया है कि उस टाइम 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। 3 प्रकार के कर लिए जाते थे, और जो कर थे, कर या राजस्व, वह 4 हिस्सों में विभक्त था। कायदे से समझ लेना भाई। अब
जब ये पुलकेशिन द्वितीय से हार गए तो रिवर्स आ गए, और यहाँ पर फिर इन्होंने अपने ही साम्राज्य को देखना उचित समझा, इधर उधर भागने से बढ़िया है हम यहीं पर आ जाएं। तो फिर उनके बारे में साम्राज्य की जानकारी हमको चाहिए। तो इनके साम्राज्य की सबसे अच्छी जानकारी हमको बाणभट्ट कृत हर्षचरित से मिलती है। तो हर्षचरित्र में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं तो हमने आपको बता दिए। 3 में उसने स्वयं के बारे में जानकारी दी है कि हम जो बाणभट्ट हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, बचपन से लेके। फिर इन्होंने 5 अध्यायों में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी दी है। तो यहीं पर इसने बताया है कि उस टाइम हर्षवर्धन के समय में 3 प्रकार के कर लिए जाते थे, और जो कर या राजस्व था वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था। जो बेटा कर थे वो 3 कर थे। पहला तो था भाग कर था, दूसरा था हिरण्य। पहला कर ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा लाइन चेंज हो गई, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 3 प्रकार के कर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहला कर था भाग, दूसरा था हिरण्य। तो जो भाग कर था, कायदे से समझ लेना, भाग कर, हिरण्य कर, और तीसरा जो कर था वो था बलि। तो जो भाग कर था, भाग कर मुख्यतः भूमि कर होता था, जो कि कृषकों से लिया जाता था। कृषकों से लिया जाता था। भूमि कर था तो चूंकि ये अनाज के रूप में रहा होगा, अनाज ऐसा माना जाता है, ये जो कर था ये अनाज के रूप में था। उसके बाद हिरण्य कर, जो हिरण्य कर था वो क्या बोलते हैं, साहूकार, बनिया वगैरह से लिया जाता था। ये बनिया या साहूकारों से लिया जाता था। तो अब चूंकि बनिया या साहूकारों से लिया जाता था तो ये जो कर था ये मुद्रा में था, मुद्रा या सोना चांदी जो भी रहा हो। उसके बाद बेटा बलिकर। बलिकर, ये जो बलिकर था ये बेटा धार्मिक कर था। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये जो बलिकर था ये धार्मिक कर पर समझा रहे हैं। बाणभट्ट ने 3 प्रकार के करों के बारे में बताया है और 4 प्रकार के राज्य के खर्च के बारे में बताया है। तो इन्होंने जो 3 प्रकार के कर बताए उसमें पहला कर भाग कर था, दूसरा था हिरण्य और तीसरा था बलिकर। तो जो भाग कर था वो भूमि कर था और कृषकों से लिया जाता था, और चूंकि कृषकों से अगर लिया जाएगा तो अनाज के रूप में लिया जाता था। दूसरा हिरण्य कर, जो हिरण्य कर था वो ऐसा माना जाता था व्यापारी वर्ग से लिया जाता था, मतलब बनिया या साहूकार वगैरह से लिया जाता था, व्यापारी वर्ग से लिया जाता था। और जो तीसरा कर था वो था बलिकर। बलिकर धार्मिक कर था। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद इन्होंने अपने खर्चे को 4 भागों में बांट रखा था। 4 भागों में बांट रखा था। तो जो एक खर्च, पहला भाग था वो राजा के खर्च थे। जो दूसरा भाग था वो सेना का खर्च था। राजा के खर्च मतलब राजा के निजी खर्च। सेना का सेना का खर्च था। तीसरा जो था वो राज्य के विकास के लिए था, राज्य की वृद्धि व विकास के लिए था। और जो चौथा कर था वो कर राज्य की जमा पूंजी के लिए था। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम इन्होंने कुछ कर को स्वयं के लिए भी रख रखा था, कि मतलब अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो उसके लिए। तो राज्य के विकास में किया था। राज्य कर हमने बता दिया, उसमें पदाधिकारियों को जो वेतन था वो दिया जाता था, ठीक है। या फिर चौथा कर आप मान के चलिए धार्मिक कार्यों के लिए था। तो पहला कर राजा के निजी खर्च, दूसरा सेना का खर्च, तीसरा राज्य के विकास के लिए, और चौथा कर था, जो चौथा भाग था कर का, वो लिया जाता था धार्मिक कार्यों के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो रही है भैया, और कायदे से याद रखना, ये हम इनके बाणभट्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बाणभट्ट ने भैया हर्षचरित्र के अलावा एक बुक और लिखी है, कादम्बरी, वो भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद भैया दूसरी जानकारी हमको मिलती है बाणभट्ट के अलावा। भैया एक याद होगा आपको, इनके शासन काल में मेन सांग आया, चीनी यात्री था ये, और ये भारत में बौद्ध धर्म ये बेटा भारत में जो मेन संघ था चीनी यात्री था,
तो ये जो भारत आया था, ये भारत आया था या तो इसको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी और उसको बौद्ध ग्रंथ का संकलन करके ये अपने साथ चीन ले जाने आया था। तो जब ये इसने भी बुक लिखी और इसने भी काफ़ी जानकारी दी। तो जब इसने बुक लिखी तो बुक है इनकी सीयूकी। इन्होंने अपनी बुक में बताया कि उस टाइम, याद है ये बुक थोड़ी सी नीचे हो गई, इन्होंने बताया कि उस टाइम जब ये यहाँ पहुँचा तो ये जब वहाँ पहुँचा तो उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आया था। तो जब नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा, और भैया इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए आपको, इतना एनफ है, ज़्यादा ही नहीं पूछा जाता है। लगभग अगर पूछ दे तो 629 के लगभग ये वहाँ से चले थे और 630 तक ये भारत आ गए थे, लुढ़कते लुढ़कते। कुछ टाइम का टाइम लगता था आने जाने में। और ये भैया, लेकिन ये स्योरी 645 में यहाँ से चले गए थे। ठीक है, 645 में यहाँ से चले गए थे, मतलब यहाँ से चले, ये भारत पहुँचे और यहाँ से इन्होंने रिटर्न हो गई, इन्होंने यहाँ से वापस हो लिया। 645 में यहाँ से चले गए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये पहुँचा तो वहाँ पर उस टाइम इसने अपनी बुक में लिखा है कि उस टाइम वहाँ पर महायान शाखा की पढ़ाई होती थी, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। जब उसने देखा कि, तो इसने बताया अपनी बुक में कि उस टाइम जो वहाँ पर बौद्ध धर्म था, वहाँ लगभग 10,000 छात्र थे। भैया बहुत ज़्यादा हैं, इतने नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा तो उनको बताना है। ऐसा माना जाता था कि वहाँ 10,000 छात्र, 10,000 बौद्ध भिक्षु अध्ययनरत थे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो ह्वेन संघ का शासन था वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा था। काफ़ी इन्होंने भारत के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी कुछ बताया है, वो आपको नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। तो इनकी आपको बुक याद रखी है, इनकी बुक थी सीयू की, और ये आए थे, चले थे 629 में, पहुंचे 630 में, और 645 मतलब 15 वर्ष बाद रिटर्न लिए थे यहाँ से। बहुत दिन रहा, क्या चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। और याद रखना भैया, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और उस टाइम वहाँ पर महायान धर्म, महायान के बारे में शिक्षा दी जाती थी। तो दूसरी जानकारी मिली हमको ह्वेन के सीयूकी से। पहली जानकारी मिलती है हर्षवर्धन, हर्ष चरित्र और कादम्बरी से, और दूसरी मिलती है सीयूकी से। सीयूकी, ये था फिर वे एक और आए थे, सिंह आए थे। इन्होंने भी जो लिखा, इन्होंने भी बताया कि मतलब इन्होंने बताया कि वहाँ पर लगभग नालंदा विश्वविद्यालय में 300 छात्र थे और 300 छात्र ही अध्ययनरत थे। इतना मान सकते हैं, लेकिन 10,000 मानना है पॉसिबल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। सामने थोड़ी जानकारी दी है। इन्होंने बताया कि उस टाइम शूद्रों को कृषक कहा जाता था। ठीक है, कि उस टाइम शूद्रों को कृषक कहा जाता था। कभी कभार हो सकता है ठीक ठाक जगह पर इन्होंने पूछ लिए, वैसे नहीं पूछेंगे। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम शूद्रों को कृषक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। बेटा हर्ष जहाँ तक बेटा आपने देखा, ये भारत का काफी प्रतापी शासक था। इसके अलावा हर्ष बहुत अच्छे शासक होने के साथ साथ बहुत अच्छी बांसुरी वादक भी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बांसुरी बजाते थे। इसके अलावा हर्ष ने कई नाटक लिखे हैं, बहुत अच्छे नाटककार भी थे। हर्षवर्धन जो थे ये बेटा बहुत अच्छे नाटककार थे। इन्होंने नाटक भी कई लिखे, तो देख लेते हैं इन्होंने कौन से नाटक लिखे। तो याद रखो, थोड़ा सा यहाँ पर भी डाउट रहता है कि इन्होंने लिखे या नहीं लिखे, लेकिन हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं को पढ़ा हुआ है, तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो इन्होंने हर्षवर्धन ने जो नाटक लिखे, देखो याद तुम्हें करना है, हम बताए दे रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है नागन प्रियदर्शिका और रत्नागिरी। तो इन्होंने बताई हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हुए हैं, 3 नाटक हैं ये। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, नागन, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, याद कैसे करना है आपको। देखो, प्रिय को प्रिय ही उठा लेना है ना, और ना र उठा लेना ना। ठीक है, आपको याद करने को ना प्रिय प्रिय नारी याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। जैसा अगर आपने देखा होगा तो समुद्रगुप्त बहुत अच्छे वाद्ययन वादक थे, बहुत अच्छा वो वीणा बजाते थे। तो ऐसे ही ये बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे, ऐसा माना जाता था। इन्होंने नहीं लिखा हुआ है नाटक, लेकिन आपको इन्हें ही पढ़ना है। इसके अलावा भैया हर्षवर्धन एक
इसके अलावा भी हर्षवर्धन के बारे में बेटा एक दो जानकारियाँ हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। हर्षवर्धन पांचवें वर्ष प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करा था। मतलब अगर पूछा जाए कि कुंभ की शुरुआत किसने की, तो ऐसा माना जाता है इन्होंने ही की थी कि प्रयाग में ये कुंभ कराते थे, कुंभ या क्या महासम्मेलन कराते थे। इसके अलावा भैया इन्होंने कन्नौज में सभी धर्मों की विशाल कन्नौज में सभी धर्मों का विशाल सम्मेलन आयोजित कराया था। चूंकि जब इन्होंने यहाँ सम्मेलन आयोजित कराया तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए कि मतलब आप हर एक धर्म को क्यों बुला रहे हैं, लेकिन चूंकि राजा था और ये सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था, तो इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक को बुलाएं और एक को छोड़ दें। तो ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया, काफ़ी बढ़िया राजा थे। और उसके बाद जब 629 में ये इंसान भारत आया तो हर्षवर्धन इसके विवरणों से काफ़ी प्रभावित हुए। तो ऐसा माना जाता है बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन इसकी और नहीं है ये, तो इनके बारे में ऐसा पूछते नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा बेटा हर्षवर्धन ने 2 सिक्के चलाए थे। तो एक सिक्के पर नंदी बने हुए थे और दूसरे पर नाग या सर्प का चित्र था। जो भी हो, नाग या सर्प का चित्र था। और ये दोनों के दोनों बेटा जो सिक्के थे ये तांबे के थे। इसके अलावा बेटा साहित्य आपने देख लिया, साहित्य हर्षचरित्र था। और इसके अलावा बेटा एक अभिलेख है, वंशखेड़ा अभिलेख, याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। वंशखेड़ा अभिलेख, इससे भी हमको हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। वंशखेड़ा अभिलेख से हमको हर्ष की जानकारी मिलती है। तो बेटा शाहजहांपुर में मिलता है। इसके अलावा एक मधुबन अभिलेख होता है, इसके अलावा बेटा एक मधुबन अभिलेख पड़ता है, इससे भी हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। और साहित्य में आपने देख लिया, हर्ष के बारे में हमने बताया, वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र। और इसके अलावा वासुकी और मंजूश्री मूलकल्प भी है, लेकिन आज मंजूश्री मूलकल्प बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, इतना दूर हमको जाना नहीं है। तो विदेशी यात्री वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था। विदेशी यात्री जगह पर लिख लो। तो इनके शासनकाल में वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था। वेनसांग आए थे, इत्सिंग आए थे और माउत्से आए थे। इनका नाम देख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन है। माथुले आए थे। ये 3 लोग इनके शासनकाल में चीनी यात्री आए थे। चीनी यात्री आए थे इनके शासनकाल में, जो जिन्होंने के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा तो लगभग हमने टोटल बता दिया है, शायद तो कुछ भी नहीं छूटा है। इसके अलावा बेटा माना जाता है हर्षवर्धन दंड के रूप में काफ़ी खतरनाक थे, वही बड़ा खतरनाक दंड देते थे। अगर किसी ने चोरी की तो उसका ये दाहिना हाथ काट लेते थे कि ठीक है आपने चोरी की और हम आपका हाथ रख के ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप चोरी नहीं करेंगे। तो और लेकिन जब ये 630 के बाद बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए तो जो हाथ काटने वाला दंड था वो इनका चेंज हो गया आजीवन कारावास में। तो बेटा ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने कन्नौज में बहुत बड़ी महासभा कराई, उसमें 20 देशों के लगभग 20 राजाओं ने शिरकत की थी। 20 देशों के राजा आए थे, वेनसांग थे और प्रत्येक धर्म के व्यक्ति थे जो भी उस टाइम हो सकते थे, हर धर्म को मानने वाले थे। और बाकी हर स्वयं एक लेखक थे, नाटककार थे। इन्होंने बाकी 3 नाटक लिखे, वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो इतना ही हर्षवर्धन के बारे में लगभग पूरा हो गया है। हम एक बार और आपको रिपीट कर रहे हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती था। ये राज्यवर्धन के छोटे भाई थे और इनकी बहन जो थी वो मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ उनका विवाह हुआ था। उनकी हत्या के बाद, राज्यवर्धन की हत्या के बाद और मौखरी नरेश की हत्या के बाद हर्षवर्धन राजा बने थे।
इन्होंने अपना कार्यकाल काफ़ी अच्छा चलाया। उत्तर भारत में काफ़ी पूरे भारत में ये सक्सेस रहे, लेकिन दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था। इसके अलावा ये महासम्मेलन कराते थे, महासभा कराते थे, बहुत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। और इनका जन्म 590 ईस्वी और इनकी मृत्यु 647 और जो ये राजा बने थे 606 ईस्वी में बने थे और 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बेटा चूंकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इनकी जो पुत्री थी उसका इन्होंने विवाह कर दिया था, तो इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसके बाद जो हर्ष का साम्राज्य था वो लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही।